मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बीजेपी एक बार फिर से जीत के ढोल अपने लिए सुनना चाहती है, लेकिन इस बार लोगों ने, हिंदुस्तान की आम जनता ने बीजेपी के लिए अलार्म बजा दिया है, खतरे की घंटी बजा दी है कि अब बीजेपी ने उसके मुद्दों पर बात नहीं की तो फिर बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार रहे। 10 साल हो गए मोदी को देश पर शासन करते हुए और उनका दावा है कि अभी 5 साल वो और राज करेंगे। इधर उनके सहयोगियों का तो कहना है कि मोदी तीसरी बार ही नहीं बल्कि चौथी, 5वीं बार भी आएंगे, यानी मोदी के अलावा और किसी का राज देश पर रहेगा ही नहीं। ये बीजेपी का दावा है, मगर बीजेपी ये नहीं बता पा रही है कि देश पर हमेशा राज करने वाले मोदी जनता की बात भी करेंगे या केवल अपनी ही हांके जाएंगे। बीजेपी क्या खुद मोदी भी शायद नहीं जानते कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता की तकलीफें क्या हैं, जनता किस तरह की राहत की उम्मीद सरकार से करती है। क्योंकि सत्ता के लिए मोदी पहले शमशान, कब्रिस्तान और कपड़ों से पहचानने की बात किया करते थे, आपको याद होगा शायद। अब वो सावन में मटन, नवरात्रि में मछली, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, ऐसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी बात कर रहे हैं 30 लाख रोजगार की, किसानों को एमएसपी की, महिलाओं को आर्थिक मदद की, और मोदी रोना रो रहे हैं विपक्ष ने सावन में मटन खाकर आस्था का अपमान किया है। मोदी को मुगल, मुस्लिम लीग, मटन और मछली याद आ रहे हैं। मणिपुर याद नहीं आ रहा, महिला पहलवान याद नहीं आ रही, महंगाई याद नहीं आ रही। मोदी को वही सब बातें याद आ रही हैं जिनसे लोगों की भावनाओं को भुनाया जा सके। लेकिन 2014 या 2019 की तरह 2024 का चुनाव नहीं होगा, ये बात अब लोग ही कह रहे हैं। 2 बार भावनाओं में बहने और गप्पों में यकीन करने का खामियाजा जनता ने भुगत लिया है। अब जनता खुद बता रही है कि उसके लिए जरूरी मुद्दे कौन से हैं और गैर जरूरी मुद्दे कौन से हैं। CSDS लोकनीति और हिंदू अखबार के सर्वे ने जनता के मूड से जुड़े कई ऐसे खुलासे किए हैं जिनसे पता चलता है कि इस बार माहौल बदल गया है, जनता का मूड बदल गया है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या इस बार इंडिया गठबंधन ने बदल दिया है जनता का मूड। क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। क्या राहुल गांधी के उठाए मुद्दों से फंस गए हैं नरेंद्र मोदी, और समझेंगे कि क्या अब की बार जनता को है मुद्दों की दरकार और क्या इसमें फेल हो गई है मोदी सरकार। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं राहुल गांधी का यह बयान जो उन्होंने शनिवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में दिया है। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। बेरोजगारी फैल रही है, किसी से भी पूछो, आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं, सब लोग आपको कहेंगे बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। कभी आपने मीडिया को बेरोजगारी की बात करते हुए देखा? कभी बोलते हैं बेरोजगारी के बारे में? कभी महंगाई के बारे में बोलते हैं? भागीदारी के बारे में बोलते हैं? ये आपको मोदी जी दिखाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए, कभी समुद्र के नीचे जाते हुए, कभी मंदिर में पूजा करते हुए। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने यहां बता दिया कि 22 लोगों के लिए मोदी दिन रात काम करते हैं। ये वो 22 लोग हैं जिनके पास उतनी दौलत है जितनी 70 करोड़ लोगों के पास है। और मोदी अपने प्रधानमंत्री के पद का इस्तेमाल 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं बल्कि 22 लोगों के लिए कर रहे हैं। वो कभी महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, कभी समुद्र के नीचे जाएंगे तो कभी गुफा में जाएंगे। राहुल गांधी की तरह ही तेजस्वी यादव ने भी मोदी पर निशाना साधा कि उनके लिए मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हैं।
लेकिन लोगों के लिए हैं, इसीलिए मोदी नहीं बल्कि मुद्दों को चुनिए। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव का ये बयान, जिसमें वो साफ साफ अपनी बातों को यहाँ रख रहे हैं। कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, हम मुद्दे की बात करने आए। यही विधानसभा में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला था। 2020 में हमने आप सब लोगों से वादा किया था कि आपका भाई बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। और जब मुख्यमंत्री जी आए भाजपा को लात मार करके, तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा कि हमने कमिटमेंट किया है तो तेजस्वी नौकरी देगा। और 17 महीने में केवल उप मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इंडिया गठबंधन के ऐसे सारे नेता, तमाम नेताओं के कारण मोदी बुरी तरह से फंस चुके हैं दोस्तों। क्योंकि ये सारे नेता जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं। राज्य स्तर के मसलों से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के नेता जो सवाल उठाते हैं और जिन सवालों को जनता से जोड़कर सरकार के सामने रखते हैं, मोदी सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। जब जवाब नहीं होता तो मोदी लोगों को बरगलाने के लिए कुछ भी कहते हैं और विपक्ष को किसी भी तरह धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी ठहराते हैं। शुक्रवार को मोदी की जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जो सभा हुई थी, आपको याद होगा, उसमें लद्दाख और चीन की घुसपैठ की बात न करके मोदी ने विपक्ष के खान पान पर सवाल उठाए और जानबूझकर उसे मुगलों से जोड़ा। यहां भी मोदी की विभाजनकारी राजनीति साफ दिखी, क्योंकि मुगल इस देश पर आक्रमण करके और लूट कर भागे नहीं थे, बल्कि वो यहां राज करते थे जैसे बाकी राजवंशों ने किया। और मुगलों के कारण देश में खान पान, वेशभूषा, कला, संस्कृति, हर क्षेत्र में समृद्धि आई। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मुगल काल में बनवाया गया था, आपको याद होगा, और मुगल शासकों ने इसमें मदद की थी। मुगलों की सेना में हिंदू ऊंचे पद पर थे और हिंदू राजाओं की सेना में कई मुस्लिम सेनापति थे, क्योंकि इतिहास के उस दौर में राज्य बढ़ाने की चिंता शासकों को रहती थी। धर्म उनके लिए राजनीति का प्रमुख मुद्दा नहीं था। लेकिन मोदी और बीजेपी के तमाम लोग अब इतिहास को भी अपनी सुविधा से लिखना चाहते हैं और इसके साथ ही भविष्य का इंतजाम भी वो अपनी सुविधा के हिसाब से ही कर रहे हैं। इसीलिए मोदी मुगलों से लेकर मुस्लिम लीग की बातें कर रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आप मोदी का ये वीडियो जरा देख लीजिए, जो राजस्थान में 11 अप्रैल को हुई एक रैली का है। देखिए जरा। जिस राजस्थान ने, धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है और ये कांग्रेस वाले उनके मौन समर्थन में खड़े रहते हैं। साथियों, आप बताओ, कांग्रेस का ये पाप माफी लायक है क्या? तो मोदी जी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का पाप माफी लायक है क्या? यानी कांग्रेस के कई नेता प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए तो मोदी उसे कांग्रेस का पाप बता रहे हैं। लेकिन शंकराचार्यों ने भी तो अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। तो क्या मोदी इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि वो शंकराचार्यों की मनाही को पाप कह सकें? कांग्रेस के पाप गिनाने में मशगूल मोदी असल में जनता के मूड को समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जनता की नजर में मुगल या मुस्लिम लीग या सावन में मटन मछली और राम मंदिर का उद्घाटन अब मुद्दा नहीं है, बल्कि उसके लिए रोजगार और महंगाई असल मुद्दे हैं। CSDS और लोक नीति ने चुनाव से पूर्व भारत की धार्मिक सहिष्णुता वाली सोच को लेकर एक सर्वे किया तो उसमें 79% लोग इस विचार का समर्थन करते हुए दिखाई दिए कि भारत सभी धर्मों का समान रूप से है, न कि केवल हिंदुओं का है। इस सर्वे में निकलकर सामने आया कि लोग मानते हैं कि ये एक ऐसा देश बना रहना चाहिए जहां विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग स्वतंत्र रूप से रह सकें और अपनी आस्था का पालन कर सकें।
वहीं सर्वे में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि देश के 50% लोगों के लिए बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सर्वे में यह तथ्य भी सामने आया कि देश के 2/3 लोग मानते हैं कि पिछले 5 सालों में महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए ये जानलेवा है। इसके लिए ज्यादातर लोग केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। 50% लोग मानते हैं कि जितनी कमाई होती है उससे घर का खर्च चलाने में दिक्कत हो रही है और वो भविष्य के लिए कुछ भी बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सर्वे का विश्लेषण करें तो यही समझ आता है दोस्तों कि बीजेपी और मोदी दोनों के लिए अब जनता अपनी नाराजगी दिखाने लगी है। लेकिन मोदी अब भी उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं जो उनकी तरह राम के नाम पर वोट मांगते रहे। मेरठ में तो रामायण सीरियल के राम जो हैं उसमें राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को ही खड़ा कर दिया गया। अरुण गोविल अपने प्रचार में यह बता ही नहीं पा रहे हैं कि जनता के मुद्दे क्या हैं। उन्हें लगता है कि जनता उन्हें राम की छवि याद करके वोट देगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने खड़ा किया है, जो हिंदुत्व और राम के नाम पर वोट मांगने के साथ राहुल गांधी के बारे में झूठ और अपशब्द बोलकर वोट मांग रही हैं। मोदी खुद कांग्रेस के पाप गिना रहे हैं और योगी कह रहे हैं, आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम के भक्त होने का दावा करने वाले ये नेता राम को लाने का घमंड दिखा रहे हैं और एक तरफ से लोगों की श्रद्धा का अपमान कर रहे हैं। लेकिन अब जनता भी बीजेपी और एनडीए के नेताओं को जवाब दे रही है। जरा इस वीडियो को देखिए। जब हमारे गांव में कोई आता है तो हम इस तरीके से स्वागत करते हैं। क्या सिरियावा गांव में मैंने यही कमाया है? आप बताइए, जिस तरीके से आप मंत्री जी का स्वागत कर रहे हो, आपका हक है चिल्लाने का, आपका हक है बोलने का। लेकिन वो आप तब बोल सकते हैं जब हम लोग बोले, उसके बाद आप खूब चिल्लाइए। आप मान लीजिए आपकी बिटिया है, आपकी बिटिया, रुकिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। जब आप सुनेंगे नहीं तो फिर आपकी बात हम नहीं समझ पाएंगे। अभी आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे, आप उनको बोलने का समय दीजिए, आप उनको बोलने का समय दीजिए, उनको सुनिए, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनिए। आप समझ रहे, आप सारी बातें इधर आइए। बताया जा रहा है कि यह वीडियो यूपी के कन्नौज के एक गांव का है, जहां योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण बीजेपी का प्रचार करने के लिए पहुंचे और मंत्री जी जैसे ही मोदी की गारंटी गिनाने लगे तो गांव की महिलाएं भड़क गईं, विरोध करने लगीं। महिलाओं का कहना था कि गांव में एक सड़क तो बनाई नहीं, अब वोट मांगने आ गए। इस वीडियो में एक महिला अपील कर रही है कि मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए, लेकिन लोगों की नाराजगी जाहिर हो रही है। ऐसा ही एक वीडियो बिहार के काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा का सामने आया है, जिसमें लोगों ने उनसे कहा कि आप चाय पीजिए और जाइए, क्योंकि हम आपको वोट नहीं देंगे। आइए जरा इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, खैर अब तो वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ से रही बात, आपकी पूरा इज्जत कर रहे हैं, स्वागत है और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस बात के लिए कि आज तक 18 वर्षों से जो सांसद महोदय रहे, ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में कभी आना उचित नहीं समझे। इससे गुजरते हुए भी कभी रुकने के प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। इसी तरह पंजाब में बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस के सामने नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और उधर हरियाणा में भी दुष्यंत सिंह चौटाला को एक गांव में घुसने तक नहीं दिया गया। तो देश के अलग अलग राज्यों से आ रही ये तस्वीरें बता रही हैं दोस्तों कि माहौल बदल रहा है और बीजेपी के लिए चेतावनी आने लगी है कि अब वो चाहे तो मुद्दों की बात करे और जनता की नाराजगी दूर करे। मगर मोदी को चुनाव जीतने के लिए धार्मिक तुष्टीकरण और सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति के अलावा शायद कुछ सूझता ही नहीं है। वैसे बीजेपी की राजनीति का पूरा आधार ही धार्मिक उन्माद रहा है। जमीन समतल करनी पड़ेगी जैसे बयान आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी और उस रथ पर सवार नरेंद्र मोदी अब देश की सत्ता पर सवार हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस राम विरोधी है। मगर लोकतंत्र में असली सवाल तो यह होना चाहिए कि कौन लोकतंत्र विरोधी है और कौन लोकतंत्र का हिमायती है। लोकतंत्र में चुनाव के लिए सबको समान अवसर मिलने चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो रहा है। विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है और इसी पर चिंता जताते हुए पूर्व नौकरशाहों ने भारत के निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग को एक खत लिखा है।
दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के तहत 87 पूर्व नौकरशाहों ने भारत के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। 11 अप्रैल को लिखे इस खत में 2024 के लोकसभा चुनाव में समान अवसर की कमी को लेकर चिंता जताई गई है। 87 पूर्व नौकरशाहों के इस ग्रुप ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी, कांग्रेस के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा जैसे दूसरे विपक्षी नेताओं के घरों और कार्यालयों पर छापे और तलाशी, इन सब का भी हवाला दिया है। खत में कहा गया है कि हम इस बात से बेहद चिंतित हैं कि चुनाव आयोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। खत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई में चुनाव आयोग की चुप्पी का भी जिक्र किया गया है। कुल 87 पूर्व नौकरशाहों की इस चिट्ठी में सिग्नेचर करने वालों में पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, यूके में पूर्व उच्चायुक्त शिवशंकर मुखर्जी, पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक जूलियो रिबेरो, पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विजय लता रेड्डी, पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव, कश्मीर मामले पर पूर्व ओएसडी पीएमओ एएस दुलत, दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह जैसे नाम शामिल हैं। तो अब अगर बीजेपी की मर्जी हुई तो वह ऐसे खत लिखने वालों को देश विरोधी करार दे सकती है, क्योंकि अब तक बीजेपी के लिए वही लोग देश विरोधी हैं जो बीजेपी का विरोध करते रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है कि विपक्ष के नेताओं को बीजेपी के राज में निशाने पर लिया जा रहा है। वैसे सीएसडीएस के सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि 2019 में 51% लोगों ने चुनाव आयोग पर भरोसा किया था, लेकिन 2024 में चुनाव आयोग पर केवल 28% लोगों ने अपना भरोसा जताया है। अब यह सोचने वाली बात है दोस्तों कि जब पूर्व नौकरशाह लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समतल जमीन के ना होने पर चिंता जता रहे हैं और जब वोटर्स के बीच भी निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर भरोसा कायम नहीं दिख रहा है, तो क्या ये हालात लोकतंत्र के लिए ठीक हैं? कायदे से देश पर हमेशा के लिए राज करने की इच्छा रखने वाले मोदी के लिए यही सारी बातें चिंता का विषय होना चाहिए थीं। लेकिन उनका ध्यान तो इस बात में लगा है कि विपक्ष के नेताओं में कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है। हालांकि मोदी जनता की और लोकतंत्र की चिंता करें या ना करें, लेकिन विपक्ष के नेता तो जनता से जुड़े मुद्दों को ही अपने भाषणों और अपने घोषणा पत्र में जगह दे रहे हैं। कौन जानता है कि इस बदले हालात में अब विपक्ष की जगह भी बदल जाए। खैर, शायर नसीर अहमद नासिर ने ठीक ही फरमाया है कि खामोशी झांकती है खिड़कियों से, खामोशी झांकती है खिड़कियों से, गली में शोर सा फैला हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।